हाँ, तो मेरे प्यारे से बच्चों सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आपके फिजिक्स का बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने जैसा कहा था कि मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिएगा जो आपका बेटा पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत। क्या है? भौतिक जगत। इसको बोलते हैं प्यारे से बच्चा फिजिकल वर्ल्ड। क्या कहते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हाँ, लेकिन अगर हम फिजिक्स को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा हमको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो ये मिलेगी कि फिजिक्स को हमको स्टार्ट कहाँ से करें, फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं और फिजिक्स को सीखने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पे मिलेंगी क्या, फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हम लोग बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा साइंस से, क्या, विज्ञान। ठीक है, अगर हम विज्ञान की बात करें बेटा, साइंस की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर हम विज्ञान की बात करें तो बेटा ये जो विज्ञान शब्द है, ये साइंस जो वर्ड है ये बेटा एक ग्रीक शब्द साइंटिया से लिया गया। किससे लिया गया? ग्रीक शब्द साइंटिया, SEINTIA, साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्यारे बच्चे टू नो। अगर हम इसका मतलब जाने तो बेटा साइंटिया का मतलब होता है क्या, टू नो। टू नो का मतलब जानना। जैसे हम बात करते हैं तो जानने का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में पंखा लगा है, ठीक है, और आप इसको देख रहे हो कि हाँ ये कैसे चल रहा है, आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो, और आपने देखा कि हवाएं कैसे चल रही हैं, तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस कारण से हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो सारी चीजें जो आप जानना चाह रहे हो वही क्या है, साइंस है। लेकिन बेटा इन जानने के तरीके के बेटा सिस्टमैटिक रूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सिस्टमैटिक रूल होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। तो ये जो बेटा इसका क्रमबद्ध तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइंस कहते हैं। तो देखो साइंस है क्या, जरूरी नहीं कि केवल फिजिक्स के बारे में जानना ही साइंस है। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है किस तरह आगे बढ़ती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें किस तरह की रिएक्शन पार्ट्स लेते हैं, कोई कैटलिस्ट है किस तरह बिहेव करता है, अगर हम अपने बॉडी के बारे में जाने, बायोलॉजी के बारे में जाने, हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यू क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, तो दैट्स ऑल अबाउट साइंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा किससे रिलेट होती है, साइंस से। ठीक है, तो साइंस को सीखने का तरीका मतलब ये नहीं केवल हम फिजिक्स पढ़ लिए तो वही साइंस है। तो साइंस का बेसिकली मतलब है आप अपने नेचर के बारे में जानना चाह रहे हो, आप अपने पड़ोसी के घर में जानना चाह रहे हो क्या है, तो उसको भी हम लोग बेसिकली साइंस पे बोल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि साइंस का सिंपल सा मतलब है टू नो। टू नो का मतलब जानना, जिज्ञासा, आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्या है, आपके साइंस की टेक्निक डेवलप हो रही। ठीक है, अगर आपने देखा कि भैया ये जो साइकिल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक डोरी में पत्थर बांध के गोल गोल घुमाया तो वो गोल गोल घूमता रहता है जब तक आप उसकी वेलोसिटी क्या करो, कम नहीं करते, वो गिरता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने इसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि आखिर सरकार ये होता क्यों है, ठीक है, तो ये भी क्या साइंस है। और जैसे हमको पता है कि हड्डियां होती हैं, 206 होती है ना पूरे शरीर में, हाँ 206। ठीक है, अगर आपकी जानने की इच्छा है तो आप जान सकते हो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, तो दैट्स ऑल अबाउट साइंस। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि साइंस का मतलब केवल फिजिक्स से है। साइंस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस इज रिलेटेड विद केमिस्ट्री। साइंस बेटा केमिस्ट्री से भी रिलेट करती है, फिजिक्स से भी रिलेट करती है, बायोलॉजी से भी रिलेट करती है, हम आर्ट्स को भी साइंस से जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ आर्ट को भी हम लोग साइंस से जोड़ सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की नेचर में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, हम जान लेते हैं कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, तो ये भी क्या साइंस से आपके पास जानने की इच्छा। ठीक है, लेकिन जो अपना टॉपिक है यार वो क्या, व्हाट इज फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान क्या है, ये भौतिकी होता क्या, तो उसको ध्यान से समझते हो यहाँ पे। ठीक है, साइंस के बारे में हम लोगों ने सीखा
अब सीखते हैं बच्चा भौतिक विज्ञान होता क्या है, ठीक है। हाँ, भौतिक विज्ञान होता क्या, और भौतिक विज्ञान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमको सीखना पड़ेगा कि भौतिक विज्ञान को डिस्कस कैसे करें, स्टडी कैसे करें, डिलीवर कैसे करें उसको, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटा अपना, देखो क्वेश्चन उठता है व्हाट इज फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान है क्या, ठीक है। हाँ, भौतिक विज्ञान है क्या, तो सिंपली अभी आपको मैंने साइंस के बारे में जैसे ही बताया तो आपके पास एक आइडिया लगेगा कि सर ये तो विज्ञान की क्या है, शाखा है। अरे जो भौतिक विज्ञान है क्या है, विज्ञान की तो शाखा है। तो आप यहाँ पे सिंपल से डिफाइन कर सकते थे कि सर इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये क्या होती है, भौतिक विज्ञान की शाखा ही तो है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं, सॉरी मैंने भौतिक विज्ञान बोल दिया, किसकी शाखा है, साइंस की शाखा है, मतलब ब्रांच है साइंस की ना। तो अब बात आती है कि बेटा ये फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से, भौतिक विज्ञान आई कहाँ से, तो ये बेटा जो वर्ड फिजिक्स है, ये बेटा एक वर्ड होता है फ्यूसिस, क्या होता है, फ्यूसिस। हाँ, एक वर्ड है बेटा फ्यूसिस, वहां से ये शब्द फिजिक्स लिया गया, ठीक है। अब इस फ्यूसिस का मतलब क्या था, फ्यूसिस को बोला क्या जाता था बेटा, फ्यूसिस का मतलब था नेचर, क्या बेटा, क्या था, नेचर। हाँ बेटा, जो फ्यूसिस का मतलब है, ये इसका जो वर्ड मीनिंग अगर हम निकालें तो बेटा फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। क्या है, फ्यूसिस का मतलब प्रकृति। अगर हम प्रकृति को स्टडी करें तो यही क्या है बेटा, फिजिक्स है। अगर हम उसी के जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करें, जैसे मैंने बोला कि एक तार है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, नेचर है, ये जो अर्थ था सूर्य के अराउंड कैसे घूमता है, चारों तरफ कैसे घूमता है, तो ये सारी चीजें देखो नेचर में प्रेजेंट है। और नेचर और नेचुरल फिनोमिना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेचर को डिस्कस करें और नेचुरल फिनोमिना को डिस्कस करें। कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति को और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाली शाखा ही क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है, अभी तो हमने फिजिक्स को थोड़ा सा डिफाइन किया, ठीक है। अब फिजिक्स को देखो समझने के लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक जरूरी है। जैसे आपको मुझे जानना है, एक मिनट बेटा, ठीक, हाँ तो चलिए, तो हमने क्या बोला कि अगर आपको फिजिक्स को जानना है, जैसे आपको किसी इंसान को जानना है तो आप उसके साथ थोड़ा सा मिलेंगे, फिर उससे बातचीत होगी, हालचाल लेंगे, फिर आप उसके नेचर को जानोगे, उसका बिहेवियर कैसे, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो उसी तरह बेटा जब हम फिजिक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो अभी देखो एक ही कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या है, फिजिक्स है। अब बात आती है कि फिजिक्स की किताब कौन लिखा। अगर आपसे बोला तो कोई भैया भगवान थोड़ी छोड़ गए थे, हाँ, ना तो न्यूटन ने लिखा, ठीक है, ना तो आइंस्टीन ने लिखा फिजिक्स की किताब। तो देखो ये सब होती क्या है चीज़ें कि अगर हम फिजिक्स को थोड़ा सा और आगे डिफाइन करना चाहें तो बेटा फिजिक्स को हम लोग डायनेमिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स को हम लोग गतिक बोल सकते हैं। गतिक का मतलब एवर डायनेमिक भी हम लोग लिख सकते हैं कि फिजिक्स जो होती है सरकार एवर डायनेमिक होती है। अगर आप केवल गतिकी लिखते हैं तो तब भी काम चल जाएगा कि देखो फिजिक्स क्या होती है बेटा, डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, यहाँ पे परिवर्तन होने की संभावना होती है, परिवर्तन होने की संभावना होती है, ठीक है बेटा। ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सीख रहे हैं फिजिक्स से, ठीक है, परिवर्तन होने की संभावना। डायनेमिक का मतलब देखो जैसे आइंस्टीन ने बताया E बराबर mc², ठीक है। हाँ, तो अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट है, देखो कोई भी लॉ जब बनता है तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी ये भी है फिजिक्स की कि आप कोई लॉ बनाते हो वो केवल एक बॉडी के लिए लागू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रिडक्टिज्म और यूनिफिकेशन में अंतर क्या होता है, एकीकरण, ठीक है, और बहुलीकरण में हम लोग कैसे चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो हम लोग अभी आगे बस देखने वाले, ठीक है। तो अपना पॉइंट क्या मिला बेटा इसकी जो विशेषता में कि फिजिक्स क्या होना चाहिए, एवर डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब गतिकी होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस होने चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस का मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं
कि जैसे सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। हाँ, तो जब थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया तो उनकी कुछ कमियां आई। उनकी कमियों को किसने चेंज किया यार? रदरफोर्ड ने बताया। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां आई तो उनके परमाणु मॉडल को बोर ने सही किया। तो आप देख रहे हो कि कोई भी लॉ बना तो वो आपने देखा कि परिवर्तन हो रहा, मतलब अगर आज ऐसा है तो कुछ समय बाद ऐसा हो जाए तो साइंटिस्टों में क्या होगी, मतभेद होगी कि हमको उसके बारे में भी डिस्कवरी करना चाहिए, इन्वेंशन करते रहना चाहिए नई नई चीज़ों को। जैसे आपको एक बचपन में कहावत पढ़ा है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती, जननी है। तो उसी तरह बेटा फिजिक्स भी डायनेमिक है, उसमें परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत हैं, ठीक है। आज जो हमने बोला कल को कोई और टीचर बोल दे तो उसकी बात भी गलत नहीं होगी, क्या पता उसने ऑब्जर्वेशन किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो। और फिजिक्स बेटा देखो आती कहाँ से, जितनी भी फिजिक्स बनी है, ठीक है, देखो इसका कोई गॉड फादर नहीं है, फिजिक्स का कोई गॉड फादर नहीं है, फिजिक्स को किसी ने पहली बार नहीं खोजा, ठीक है। बस 1 मिनट हम अपना बुलेट को थोड़ा सा फिल कर लें। हाँ, टीचर का भैया यही बुलेट है। हाँ, आप लोग का जैसे पेन कॉपी है, हम लोग का ही मार्कर है, मार्कर और बोर्ड, ठीक है। चलो तो ध्यान से समझना बेटा, बहुत बेसिक से चल रहा है, आपको बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। चलिए, हमने क्या बोला कि अब देखो फिजिक्स आती कहाँ से, ठीक है। अभी तक हमने पहला पॉइंट जाना कि फिजिक्स को क्या होना चाहिए सरकार, डायनेमिक होना चाहिए, परिवर्तन होने की संभावनाएं फिजिक्स में बहुत होती है। अब बात ये आती है कि सरकार फिजिक्स आती कहाँ से। बेटा देखो फिजिक्स को जो लिखा, जिसने लॉ दिया, तो अपने अनुसार जितना मैं अभी तक मेरे प्रयासों से सामने निकला, तो बेटा वो जो पहली बात होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन का मतलब आपने परीक्षण किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब आपने परीक्षण किया और प्रयोग किया, ठीक है। देखो जितनी भी थ्योरी मिलती है, कुछ थ्योरी बेटा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लिखी जाती है, कुछ थ्योरी बेटा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दी जाती है। तो बेटा जो फिजिक्स है वो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, प्रयोग को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं हम लोग। कि बेटा जो फिजिक्स में अभी हमने देखा कि पहला पॉइंट सर ने ये बताया कि डायनेमिक होती, मतलब चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, आपके डेली लाइफ में यार होता, ठीक है। डेली लाइफ में चेंजेस कहते होते हैं, जब देखो जैसे अभी आप नॉर्मल डेज होते हैं तो आप वहाँ पे बाइक साइकिल अच्छे से चला ले तो कोई दिक्कत है, टायर ख़राब है फिर भी काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात के मौसम आए, आपके जो चिकने टायर है वो क्या होते हैं, थोड़ा सा स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं, फिसलना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देते, बोलो है ना। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो देखो चेंजेस होने चाहिए। जैसे आज मैंने कोई नियम दिया और कल उस पर थोड़ा सा और शोध हुआ तो भैया क्या होगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारा गलत नहीं, लेकिन हमको भी लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे बाद वाले भी को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आपके उसके बारे में सीखा। अब दूसरा क्या बोला, जहाँ तक मेरे विचारों से सामने आया, हमारे अनुभव के आधार पर सामने आया कि बेटा जो फिजिक्स है वो केवल 2 ही बात पे डिपेंड करता है, या तो ऑब्जर्वेशन होता है या तो एक्सपेरिमेंट होती है। जितनी भी थ्योरी दी जाती है फिजिक्स में यार, या तो वो ऑब्जर्वेशन करके दी जाएगी या तो वो एक्सपेरिमेंट करके दी जाती है। जैसे आपको पता होगा कि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, या तो E बराबर mc² था उसका, हाँ E बराबर mc² का तो आज तक कोई प्रूफ है ही नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ उसका है ही नहीं। बस हम लोग डायमेंशन के मेथड से उसको ज़बरदस्ती सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ E बराबर mc² होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा, अभी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे इसको जब जाओगे तो, एटम न्यूक्लियाई चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री में तो 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। तो देखो रदरफोर्ड ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद थ्योरी दी। क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, या तो जो उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपनी व्याख्या दी। तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया उन्होंने, पहले एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद थ्योरी दिया। क्या किया,
उसके बाद थ्योरी दी, ठीक है। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने थ्योरी दी, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको प्रूफ हो रहा है कि देखो अगर फिजिक्स को सीखना है, लिखना है तो ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, जिससे फिजिक्स आपकी एकदम आसान हो जाती है, ठीक है। अगर हम तीसरे इसकी बात करें कि फिजिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, एक होता है बेटा एकीकरण, यूनिफिकेशन और रिडक्टिज्म, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुलीकरण और रिडक्टिज्म और यूनिफिकेशन। देखो एकीकरण, एक को बोलते हैं सरकार एकीकरण, यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन और रिडक्टिज्म। हाँ, इसको ध्यान से सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट है दोनों। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका यहीं पे सिखा देंगे, ठीक है। एकीकरण क्या होता है और रिडक्टिज्म क्या होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग बहुलीकरण, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या, सिंपल सा ध्यान से सीखो, पेन कॉपी को छोड़ दो, ध्यान से सीखो, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स की जान है ये चैप्टर, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिजिक्स सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे हम बात करते हैं यूनिफिकेशन की, सरकार बात करें हम, तो जैसे आपने आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण पढ़ा था, E बराबर mc² पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो आइंस्टीन ने जब ये इक्वेशन नहीं दिया था E बराबर mc², तो उससे पहले बेटा ऊर्जा और द्रव्यमान दो अलग अलग राशियां माना जाता था। क्या था, ऊर्जा और द्रव्यमान को अलग अलग माना जाता था। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया, क्या दिया, E बराबर mc² दिया उन्होंने, तो देखो वहाँ से उन्होंने क्या बताया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलो सरकार, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलो, तो टोटली वो एक दूसरे के क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब जैसे बोल सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के में हेड भी है और टेल भी है, तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। या तो हेड को टेल में लाओ, टेल को हेड में लाओ, वो 1 रुपये का सिक्का है तो सिक्का ही रहेगा। तो उन्होंने बोला कि सरकार के द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव्यमान में, ठीक है। इतनी बातें। लेकिन जब आइंस्टीन ने ये थ्योरी नहीं दी थी तो ऊर्जा और द्रव्यमान क्या थे, दोनों अलग थे। लेकिन जब सरकार आइंस्टीन ने इसको बताया तो उन्होंने बताया कि अगर किसी बॉडी में जो ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान के कारण ही आती है। किसके कारण आती है, किसी वस्तु में जो ऊर्जा आती है वो उसके द्रव्यमान के कारण ही आती है। ध्यान से समझना यार, ठीक है। हाँ, तो देखो एकीकरण यूनिफिकेशन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि ऐसी हम थ्योरी बनाने का प्रयास करें, ध्यान से सीखो, ऐसी थ्योरी बनाने का प्रयास करें जहाँ यार एक ही चीज़ से ढेर सारे काम हो जाए। कहने का मतलब जैसे हमने क्या किया, एक स्विच लगा दी, जैसे आप ये एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, हाँ देखो यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये एक्सटेंशन बोर्ड होता है, ढेर सारे इसमें प्लग उलग लगे होते हैं, एक वायर होती है, यहाँ एक प्लग लगा होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो यूनिफिकेशन इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, सबने देखा होगा। तो देखो एक्सटेंशन बोर्ड का मैंने सरकार एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आपके घर में होगा, सबके घर में ये एक ना एक तो होगा, चाहे वो 2 स्विच का ही हो, ठीक है। तो एक्सटेंशन बोर्ड का काम क्या होता है कि आपने देखा एक ही चीज़ से यार आप कई काम कर पा रहे थे ना। आपने यहाँ पे मोबाइल का चार्जर लगा दिया, आपका मोबाइल भी बढ़िया चार्ज हो रहा। आपने कूलर लगाया, यहाँ से कूलर भी लगा दिया, बढ़िया कूलर भी आपको हवा दे रहा है। और आपने यहाँ पे सरकार लैपटॉप भी चार्ज लगा दिया, आपके लैपटॉप का भी काम अच्छे से चल रहा है। और आपको देखो एक ही स्विच लगानी थी बोर्ड में, एक स्विच को दबाना था, और देखो एक ही चीज़ से आपके ढेर सारे काम हो रहे थे। तो बेटा जो फिजिक्स में यूनिफिकेशन का रोल ये है कि हम कोई ऐसी थ्योरी डिस्कवर करें, ऐसी थ्योरी बनाएं कि जो एक ही थ्योरी से कई सारे कॉन्सेप्ट अपने पास आ जाएं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, आपको कक्षा 10 में थोड़ा सा ले चलते हैं सरकार, वहाँ से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, यूनिफिकेशन अभी पढ़ते, रिडक्टिज्म की बात बाद में करते हैं। चलो, जैसे हम बात करते थे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट जानते हो सरकार, जिसमें नॉर्थ पोल होता है जो चपका लेता है और चपकाने में बहुत ही अच्छा लगता है वो, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, पहले क्या था, इलेक्ट्रिक करंट अलग था
और मैग्नेट अलग माना जाता था, ठीक है। लेकिन जब बाद में सरकार साइंटिस्टों ने यूनिफिकेशन करना स्टार्ट किया, एकीकरण किया, तो आपको याद हो बेटा फैराडे, क्या थे सरकार, फैराडे ने और बायोसेवर्ट या तो ओस्टेड ने, क्या बेटा, ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे, अगर आपको याद हो कक्षा 10 अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे सरकार, और यहाँ पे थे माइकल फैराडे, हाँ ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बेटा यूनिफिकेशन की तरफ अच्छा कदम बढ़ाया और उन्होंने काफ़ी हद तक इसको एक करके दिखाया। कहने का सेंस क्या था कि देखो पहले इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के नाम से हम लोग डिस्कस करते थे चीज़ों को, इलेक्ट्रिक करंट अलग था, मैग्नेट अलग था, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन जब से यूनिफिकेशन करना हम लोगों ने स्टार्ट किया, थ्योरी पे थोड़ा सा और काम करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन और करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट सरकार और करना शुरू कर दिया, तो देखो यूनिफिकेशन में क्या हुआ कि ओस्टेड ने सरकार ये बता दिया था, ध्यान से सीखो, ओस्टेड ने क्या बताया था कि अगर अपने पास वैद्युत धारा है, क्या है, अगर अपने पास वैद्युत धारा है तो वैद्युत धारा से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते थे, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते थे सरकार, बोलो हाँ या ना, बताओ। लेकिन फैराडे ने क्या बताया, कोई दिक्कत नहीं, ओस्टेड ने ऐसा बताया तो हम भी बताएंगे। फैराडे ने बोला सरकार हम मैग्नेटिक फील्ड से, किससे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड से बेटा, चुंबकीय क्षेत्र से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, वैद्युत धारा वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। देखो फिर बाद में सरकार जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट को जोड़ के जब इनका यूनिफिकेशन हुआ तो इसी को अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ते हैं सरकार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम से पढ़ते हैं, वैद्युत चुंबकत्व। मतलब अब ये माना जाने लगा कि जब इनका एकीकरण हो गया तो एक ही थ्योरी से अपने दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे थे। कहने का मतलब कि अगर अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, और अगर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है तो हम लोग वैद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या आपको यूनिफिकेशन का मतलब क्लियर हो गया? क्लियर तो तभी हो गया था जब मैंने एक्सटेंशन बोर्ड का काम किया कि हाँ मैंने एक्सटेंशन बोर्ड का एग्जाम्पल लिया और आपको बोला कि सरकार एक ही सप्लाई से आप ढेर सारे काम कर पा रहे थे, ठीक है, एक से आप पंखा भी चला रहे थे, कूलर भी चला रहे थे। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट यूनिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हमने जो भी डिस्कस की वो किसके बारे में थी, यूनिफिकेशन के बारे में थी। तो अगर हम बेटा रिडक्टिज्म की बात करते हैं तो ध्यान से समझना यार यहाँ पे, हाँ अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ बेटा ये रिडक्टिज्म होता क्या है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, एक एक चीज़ें बेटा ध्यान से सीखते चलो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आपका काम है वीडियो में बेटा आग लगाना, जल्दी जल्दी शेयर कर देना सबके पास, ठीक है, हाँ क्योंकि इससे अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट शायद ही आपको मिले कहीं, ठीक है। चलो आइए देखते हैं, मैंने क्या बोला सरकार की अपने को अब सीखना है रिडक्टिज्म, बहुलीकरण इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, रिडक्टिज्म बोलना ज़्यादा आसान है। तो बेटा देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ अपने पास सरकार एक बाइक है, क्या है, ये हमने क्या बनाया है, ये बाइक है, ये बाइक का इंजन रखा हुआ है, ये पेट्रोल की टंकी है, हाँ ये कुछ हमने ऐसा बनाया। अब देखो ध्यान से, आपको ये भी जानना है ये बाइक चलती कैसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भी आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो कि बाइक चलती कैसे, बाइक में पेट्रोल कैसे भरा जाता है, आप इसको भी डिस्कस करना चाह रहे हो सरकार कि पेट्रोल कैसे भरें, ठीक है, और बोल रहे हो कि ये टायर कैसा होता है, हाँ टायर कैसा होता है, ध्यान से देखना मैं क्या सीख रहा हूँ, टायर कैसा होता है, और इसकी जो इंजन है इंजन कैसा है, ठीक है ध्यान से सीखो। तो मतलब जितनी चीज़ें थी सरकार आप सबको अलग अलग डिस्कस करना चाह रहे थे कि आपको सबके बारे में जानना है, तो मतलब एक ही चीज़ थी, आप उसको तोड़ मरोड़ के सबके बारे में आप अलग अलग थ्योरी देना चाह रहे थे। तो बेटा यही एग्जाम्पल है किसका, रिडक्टिज्म का मतलब ये होता है कि आपके पास एक थ्योरी है, आप उसको कई पार्ट्स में डिस्कस करना चाह रहे हो। कहने का मतलब जैसे आपके पास कोई कार है तो आप उसके इंजन को भी पढ़ रहे हो, उसके पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हो, लाइट के बारे में भी जानना चाह रहे हो, उसके स्टीयरिंग के बारे में जानना चाह रहे हो, तो दैट्स ऑल अबाउट
रिडक्टिज्म। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि अगर आप एक बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हो, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में लें, एक बड़ी सी थ्योरी को सरकार छोटे छोटे पार्ट्स में सबके बारे में अलग अलग जानना चाह रहे हो, तो वही क्या है बेटा, रिडक्टिज्म है। कहने का सेंस, अगर एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, आप किडनी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हो, लीवर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, टिश्यू के बारे में, सेल्स के बारे में, आई के बारे में, तो ये अब बेटा इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो आप इसको समझ गए होगे सरकार, ये क्या है, रिडक्टिज्म है। ये क्या है, रिडक्टिज्म होता है। ठीक है, तो चलो इतनी चीज़ें आप पॉइंट वाइज पॉइंट आप नोट्स करते रहें। नोट्स हमारे बेटा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक दिया, आप वहाँ पे उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करें सरकार आगे कि बेटा फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं। अब फिजिक्स को पढ़ना है सरकार, तो अपने को देखो हम दो टाइप में इसको डिस्कस करते हैं। एक होता है सरकार माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, देखो एक होता है माइक्रोस्कोपिक, हाँ इसको फिजिक्स को डिस्कस कैसे करते हैं। एक होता है सरकार माइक्रोस्कोपिक, क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सूक्ष्म। क्या बोलते हैं, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और माइक्रो का मतलब होता है सरकार स्थूल। क्या होता है, स्थूल। ठीक है, बड़े पैमाने पे बोल सकते हैं। भैया माइक्रोस्कोपिक क्या है, देखो ध्यान से। तो देखो पहले होता क्या था, देखो जब हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किए, तो पहले होता था कि लोग ये इतने में बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में डिस्कवरी करना स्टार्ट करते थे कि चांद से पृथ्वी की दूरी क्या है, और ये चांद कैसे घूमता है पृथ्वी पे, सॉरी हाँ कोई भी प्लैनेट है वो कैसे घूम रहा है गोल गोल। हाँ, तो और हम लोग क्या डिस्कस करते थे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में, एटम्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार कहाँ पे आएगी, माइक्रोस्कोपिक में आएगी। अगर हम लेकिन यही बात करते हैं बड़ी चीज़ों के बारे में, मतलब ऐसा है, हम लोग सिंपल सा ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ नियम कानून लागू हो जाए, जिसमें सारे नियम कानून लागू हो सकते हैं। जैसे यूनिफिकेशन में बोला कि एक नियम से कई थ्योरी दी जा सकती है और एक ही नियम को अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया जा सकता है। अभी इसके पहले एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जिसमें नियम लागू हो सकते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, मतलब जिनमें कई सारे नियम लागू हो सकते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। और जिनको बेटा बहुत ही रेयर केस में डिस्कस करना, जैसे बहुत ही छोटी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में। ठीक है, और मैं बात करूँ उसकी मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करूँ, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में। ठीक है, तो जितने भी माइक्रो चीज़ें हैं, जैसे मैं माइक्रोवेव की बात करता हूँ, हाँ जितनी भी सूक्ष्म तरंगें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करना, तो दैट्स ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रो का मतलब बेटा बड़े पैमाने पर जब अध्ययन किया जाए। एक होता है सरकार मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट स्टेज, मतलब बीच का। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, चलो तो आपको ये बात हो गई। अगर हम बात करते हैं सरकार अगली बात की ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को अपने को पढ़ना कैसे। ठीक है, देखो ब्रांचेज जो डिवाइड होती हैं और देखते हैं। हाँ, ब्रांचेज जो आपकी डिवाइड होती, शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं क्या क्या होती हैं उसको देखते हैं। भौतिक विज्ञान की शाखा, भौतिक विज्ञान की शाखा। ठीक है, अगर हम भौतिक विज्ञान की शाखा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हाँ भौतिक विज्ञान की शाखा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो भैया देखो यहाँ पे हम लोग बहुत से ब्रांचेस में पढ़ते हैं। हाँ, जैसे हम लोग 11th में बात करते हैं तो यहाँ पे जर्नली मैकेनिक्स में ख़त्म होता है। हाँ, मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी है पहली शाखा, और दूसरा बेटा आपको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के नाम से ब्रांच मिल जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, और तीसरी बेटा वेव्स के नाम से। 11th में बेटा इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। 11th में जो आपकी फिजिक्स है इन 3 यूनिट्स में आपको क्लियर हो जाएगी। ज़्यादातर चीज़ें बेटा मैकेनिक्स में आएगी, और कुछ पार्ट्स बेटा थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ पार्ट्स बेटा वेव में आएगा। इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी, जिसमें हम लोग टेम्परेचर, हीट,
के बारे में डिस्कस करते हैं। और मान के चलते हैं हम लोग बेटा कि 90% जो सिलेबस है आपका वो 11th में मैकेनिक्स ही कवर कर देता, और बच्चा जो 10% ये वेव और थर्मोडायनेमिक्स आपका जो होगा ये कवर करेगा। और हम बात करते हैं अगर हम 12th में जाते हैं, ब्रांचेस भाई बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक होता है स्थिर वैद्युत की। हाँ, एक एक चीज़ें प्यारे बच्चा ध्यान से सीखते चलो। स्थिर वैद्युत की, दूसरा है यहाँ पे वैद्युत चालन, ये सब भी क्या है, फिजिक्स की छोटी छोटी शाखाएं हैं। और फिर है वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रकाशिकी है, क्या है सरकार, प्रकाशिकी है। फिर उसके बाद बेटा मॉडर्न फिजिक्स है, क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। अब बेटा देखो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिस्कस क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे परमाणु नाभिक के बारे में, परमाणु तथा नाभिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद सरकार संचार व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, संचार व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हो गया। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया। ये सब बेटा ये तो क्वांटम फिजिक्स में आ जाएगा। किस में आता है ये, एक ब्रांच और हम लोग जोड़ सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। तो बेटा ये जो फिजिक्स की ब्रांचेस है देखो, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, वेव है। 11th में अपने को ये 3-4 यूनिट में कहानी को ख़त्म करना है। जैसे मैं बोलूँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये यांत्रिकी में कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती है, तो बेटा इसमें जैसे हम बात करते हैं बॉडी के मोशन के बारे में, बॉडी के गति के बारे में सरकार यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में, और बल के प्रकार कितने होते हैं, और मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे सरकार, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। फिर वहाँ पे ग्रहों की गति और उपग्रहों की गति, ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे आ जाएगी। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो यहाँ पे हम लोग ताप और उससे संबंधित घटनाओं को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा तरंगों की, यहाँ पे बेटा वेव एंड ऑसिलेशन आता है, दोलन अथवा तरंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा दोलन अथवा तरंगे आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको 11 में डिस्कस करनी है। फिर 12th में चलेंगे तो हम लोग 12th की कहानी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें सरकार क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात ये करते हैं बेटा कि देखो फिजिक्स में कोई भी नियम बनता, ब्रांचेस के बारे में जान लिया, फिजिक्स में कोई भी नियम बनता है तो उसको बेटा यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब सार्वभौमिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, वो ऐसा नहीं कि एक के लिए बना दिया। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, कि भैया जो पृथ्वी है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, घूमती है कि नहीं, बोलो है ना। तो बताओ यहाँ भी तो ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, वो फिर भी नीचे क्यों नहीं गिरती। ये सारी चीज़ें हम लोग बेटा वहाँ पे पढ़ेंगे जब आगे के चैप्टर्स आएंगे तो। लेकिन यहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स है। जैसे हमने बोला कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था सरकार, 9 में पढ़ा होगा कक्षा, F=G(m1m2/r²), जहाँ जी था बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको क्या बोलते थे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते थे, बोलो है ना। तो अगर इसकी वैल्यू होती थी सरकार 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होगी, यूनिट भी लिखते चलें, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये हो जाएगी यूनिट। तो बात करते हैं हम लोग, जब कोई भी नियम फिजिक्स में बनता है सरकार तो उसको क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे इसको फेंका तो सरकार ये नीचे जा रही है, ग्रेविटी काम कर रहा है, लेकिन अर्थ की, हाँ जैसे हमने बोला कि कोई भी चीज़ घूम रही है तो वहाँ भी ग्रेविटी है, ऊपर जा रही तब भी ग्रेविटी रोल करेगी, अब घटेगी बढ़ेगी वो बात की बात है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो फेल नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा, कोई भी फिजिक्स में लॉ आता है, कोई भी नियम आता है तो उसको सबसे पहली बात उसको यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सरकार, यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक होना चाहिए, मतलब हर जगह पे वो अप्लाई हो सके। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ केवल जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तभी अप्ली हो। हम देखो जब पैदल चलना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हम पैदल चलना स्टार्ट करें, ये आपके पैर हैं, आपके पैर ने ज़मीन पे बल लगाया तो ज़मीन ने भी उतना बल आपके पैरों पर विपरीत दिशा में लगाया, तभी आप क्या कर पाए, आपका जो कदम है वो आगे बढ़ता है। इतनी बात को ध्यान रखना। तो हाँ, जैसे हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट भैया न्यूटन ने सेब के पेड़ से लगा लिया कि ये सेब का पेड़ था हरा हरा और उसमें लाल लाल सेब थे, गिर गया तो ये ग्रेविटी है। अच्छा बताओ क्या पेन में नहीं है ग्रेविटी? भैया पेन भी तो नीचे जा रहे, कोई भी बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, कोई भी प्लैनेट घूम रहा है, तो सारे में ग्रेविटेशन का लॉ अप्लीकेबल है। अब वो कम ज़्यादा हो रहा है वो केसेस को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी ऐसा नहीं कि जो लॉ दिया वही फेल हो गया, ऐसा नहीं है। उनकी लिमिटेशन हो सकती हैं लेकिन वो जो लॉ है वो फेल नहीं हो सकता। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी बेटा जो फिजिक्स के लॉ है, नियम कानून है, वो फेल नहीं होते। वो अगर आप बना रहे हैं तो उसको बेटा यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बेटा फिज़िकल वर्ल्ड में जो हमने बेसिक से जाना कि फिज़िक्स के फिर जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप भैया जल्दी से इसको सभी को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा लेक्चर। तो मिलते हैं हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग बेटा आगे की कहानी सीखेंगे, कुछ साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से नियम दिए, और कुछ फोर्सेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ फोर्सेस के बारे में जानेंगे, बलों के बारे में, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नाभिकीय बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा आप लोग इसको लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। बाय बाय सभी को।